नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। इन दिनों सेकेंड वेव कोरोना का जो है वो उतार पर है और अभी से ही थर्ड वेव की चर्चा हो रही है। और भारत में एक जो बड़ी समस्या बताई जा रही है वो ये कि बहुत सारे आम लोग, कुछ डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव में बच्चों पर बड़ा संकट आने वाला है। यानी अभी तक जो माना जाता था कि बच्चे जो हैं वो कम से कम संक्रमित होंगे और अगर वो संक्रमित होंगे भी तो माइल्ड होंगे, बहुत आसानी से ठीक हो जाएँगे। अब जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, उससे ये लग रहा है कि इस बड़े पैमाने पर बच्चों में संक्रमण होगा। इसकी जाँच-पड़ताल होनी चाहिए क्योंकि इसकी तैयारी अलग से करनी होगी और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर बच्चों में संक्रमण होता है, तो आइसोलेशन पूरी तरह से संभव नहीं होगा। माँ-बाप को साथ में रहना ही पड़ेगा। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, तो वो अपने आप को खुद से सँभाल नहीं सकते। तो सिर्फ़ हॉस्पिटल से काम नहीं चलेगा, ये भी सोचना होगा कि किस तरह से बच्चों को सँभाला जाएगा। इसको देखते हुए हमने आज 2 विशेषज्ञों को इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर रेणु जैनर को। रेणु जी अ, बच्चों की बीमारियां जो हैं उसी की डॉक्टर हैं और इस समय ब्रिटेन में लंबे समय से करीब 25 एक सालों से ब्रिटेन में रहती हैं और कोरोना पर इन्होंने काफी काम किया हुआ है। आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सारिका गुप्ता। वो केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो बाल रोग विभाग है उसमें हैं और वो भी कोरोना के पेशेंट्स को डील करती रही। और मैं एक खास बात ये बताऊं कि 8 डॉक्टरों के साथ मिल करके मैंने जो किताब लिखी है उस किताब में दोनों ने सहयोग किया है। दोनों के जो आलेख हैं और वो इसमें शामिल किए गए हैं। मैं आपको किताब की एक झलक दिखाता हूं और ये किताब अब बाजार में आ गई है। ये किताब अब अमेज़न पर, उसके अलावा गूगल बुक्स पर और उसके अलावा जो दूसरे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे स्कॉलर, इन सब पर भी उपलब्ध है। नाम्या प्रेस ने छापा है, नाम्या प्रेस के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो हम सीधे इस बातचीत को शुरू करते हैं डॉक्टर रेणु जैनर से। और एक जो बहुत सीधा सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि क्या तीसरा वेव जो है बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करने वाला है? और अगर ऐसा होगा तो क्या तैयारी की जा सकती है? क्या उपाय किया जा सकता है? पहली बात तो शुक्रिया बहुत बहुत शैलेश जी, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है आज अपनी नॉलेज, अपनी व्यूज़ हम शेयर कर सकें दर्शकों के साथ। दूसरी बात, आपको बहुत-बहुत बधाई बुक के लिए। ये बहुत ही जान बचाने वाली बुक साबित हो सकती है, स्पेशली जिन लोगों को इंग्लिश में परेशानी होती है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़िंग एडवाइस मिल रही है लोगों को। तो उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। और अब आते हैं बच्चों पे, जो बहुत ज़रूरी है। और हर कोई, मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ और इतने सालों से बच्चों के साथ काम कर रही हूँ और माँ भी हूँ। तो हर किसी को बच्चे की बड़ी चिंता होती है, माँ-बाप की तो होती ही है, पर बच्चों की बहुत चिंता होती है। ये सबको ये जान लेना चाहिए कि बच्चों में कोविड जो होता है, अगर होता है तो लोगों को पता भी नहीं चलता। वो कहते हैं कि बिना किसी सिम्पटम्स के वो इन्फेक्शन होगा और होके चला भी जाएगा। आप अगर टेस्ट नहीं कराएँगे तो पता भी नहीं चलेगा। बहुत कम बच्चे हैं जिनको कि हल्का-सा बुखार हुआ है। पर जो पहली वेव थी उसमें तो बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पता। मेरे खुद के कॉलीग्स हैं जिनके बच्चे भागते-दौड़ते रहे, माँ-बाप को बहुत परेशानी हुई। पर जो सेकंड वेव है उसमें इन्फेक्टिविटी बढ़ी थी, जो हमने इंडिया में भी देखी है कि इन्फेक्शन के जो रेट हैं वो बढ़े हैं, पर फिर भी हॉस्पिटल में जो बच्चे गए हैं उनका नंबर बहुत-बहुत कम है। और मुझे नहीं लगता, जो हमारे पास एविडेंस है अभी तक, कि जो थर्ड वेव पहली बात तो कब आएगी उसका हम लोग इनको कहते हैं असम्पशन करना, और एक होता है कि आपके पास एविडेंस है रिसर्च करके। ये असम्पशन्स किए गए हैं कि बच्चों तीसरी लहर आएगी, उसमें बच्चों को बहुत इन्फेक्ट होंगे। ऐसा हमारे पास कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है। और जो आई थिंक सबको जो चिंता होती है वो एक बीमारी है, उसको कई नामों से बोला जाता है। हम लोग यहाँ पे पिम्स बोलते हैं उसको। तो पीडियाट्रिक मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, आई थिंक उसके बारे में भी बात करेंगे तो बेटर होगा, बिकॉज़ वो जो होती है कोविड
का रिजल्ट पॉजिटिव हो ना हो 1 महीने बाद या 4 हफ्ते 6 हफ्ते बाद होती है। और वो एक कंडीशन जो बहुत रेयर है, 5000 बच्चों में 1 को होती है और हॉस्पिटल में उनको एडमिट होना पड़ता है। उसमें बहुत कम मतलब मेजॉरिटी तो ठीक हो जाते हैं, 1-2 को ही डेथ होती है। तो ये बहुत रिएश्योरिंग है पेरेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए कि घबराएं नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने, और वो ये कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण होगा। जैसे फर्स्ट वेव में देखा हमने और सेकेंड वेव में देखा कि बहुत कम ही बच्चे जो हैं संक्रमित हुए, और कई कारण उसके उसके बताए जाते हैं। और एक कारण जो कई विशेषज्ञ और डॉक्टर्स बताते हैं, वो कहते हैं कि बच्चों में जो ये वायरस के लिए रिसेप्टर्स बहुत कम होते हैं, और ये जो रिसेप्टर्स हैं बड़ों में ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो जल्दी से इन्फेक्शन होता है, ज़्यादा गंभीर भी हो जाता है। डॉक्टर सारिका गुप्ता, मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा आम आदमी को समझाएं कि क्या मतलब होता है और क्यों बच्चों पर कम इन्फेक्शन, बच्चों का इन्फेक्शन जो है कम हो पाता है। जी सर, नमस्ते। थैंक यू सर, मुझे ये आपने ये अपॉर्चुनिटी दी जिससे कि मैं आम जनता को अच्छे से ये चीज़ समझा पाऊँ। सो ये चीज़ सही है कि बच्चों में इन्फेक्शन का परसेंटेज कम है और उसके पीछे कुछ कारण है। सो उसके जो मेन कारण है, एक तो हमारा एक रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि घर में अंदर आने का दरवाजा। सो बेसिकली जो बड़े हैं उनमें वो दरवाजा ज्यादा खुला हुआ रहता है, इसलिए कोरोना वायरस आराम से अंदर शरीर के घुस जाता है। बच्चों में स्थिति दूसरी है, बच्चों में वो दरवाजा बहुत ही थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, इसलिए वो कोरोना वायरस पूरा अंदर नहीं आ पाता। दूसरे बच्चों की जो इनेट इम्यूनिटी आप कह सकते हैं कि बच्चों की अंदरूनी जो रोग लड़ने की क्षमता है वो एडल्ट्स की अपेक्षा में ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें अक्सर खांसी, जुकाम, डायरिया अलग अलग वायरस बैक्टीरिया के कारण होता रहता है, तो उनकी एक बेसलाइन इम्यूनिटी बनी रहती है। तीसरी वजह है बच्चों में बीसीजी इम्यूनाइजेशन। ऐसा देखा गया है कि बीसीजी इम्यूनाइजेशन कोरोना वायरस के अगेंस्ट हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। इनफैक्ट इस वेव में पिछले साल भी बहुत से एडल्ट्स ने बीसीजी वैक्सीनेशन अपना कराया इसी थ्योरी को मानते हुए। सो मेन ये 3 कारण हैं कि दरवाजा कम खुला हुआ है बच्चों में रिसेप्टर का, बच्चों की इनेट इम्यूनिटी स्ट्रांग है, और बीसीजी वैक्सीनेशन जिसकी वजह से कि बच्चों में इन्फेक्शन का परसेंटेज कम। बच्चों में इन्फेक्शन का डर कम है और कम हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात आपने की है। ज़्यादा इम्यून सिस्टम उनका ज़्यादा स्ट्रांग होता है इसके चलते भी। उसके अलावा जो आपने बताया कि कम रिसेप्टर्स होते हैं, यानी उसको ग्रहण करने वाली जो क्षमता है वायरस को, वो कम होती है और इसलिए कम होता है। लेकिन डॉक्टर रेणु जैन, और मेरे पास एक महाराष्ट्र का आंकड़ा है। महाराष्ट्र में मार्च में कुछ हिस्सा अप्रैल का भी अगर लें तो करीब 58 लाख मामले सामने आए। उनमें 6,20,000 करीब 6 लाख जो है 20 साल से कम उम्र के बच्चों का था। और अकेले अहमदनगर की का एक फिगर है, इसमें बताते हैं कि जो बच्चे हैं बड़ी संख्या में वहाँ पर जो है वो प्रभावित हुए। तो ये जो आपने कहा कि एविडेंस नहीं मिल रहा, हालांकि इस पर कोई रिसर्च नहीं किया गया, ये सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं और जो सरकार जारी करती है उसके बेसिस पर मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर 58 लाख में 6 लाख बच्चे प्रभावित हैं तो ये संख्या तो बहुत ज्यादा लगती है। आई थिंक एक ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो किस पॉपुलेशन पे कर रहे हैं। इंडिया में आप देखिए कि यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं, और बच्चों में टेस्ट कितनों में किया कितनों में नहीं किया। अब हमें और ये कि बच्चे अगर वायरल इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि वो इतने बीमार हैं कि वो हॉस्पिटल, बिकॉज आई डोंट थिंक ये हॉस्पिटल के आंकड़े हैं जो आप बता रहे हैं हमें, ये तो टेस्ट सेंटर पे कराए होंगे या घर में किए होंगे। तो इसमें ये तो एसिम्प्टोमेटिक है। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे इन्फेक्ट नहीं हो रहे, हम कह रहे हैं बच्चे स्प्रेड भी कर सकते हैं इन्फेक्शन, इसलिए उनको मास्क लगाना भी जरूरी है, उनसे 2 गज दूरी भी रखना जरूरी है, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे, उनमें डेथ्स नहीं हो रही। आई थिंक जो घबराहट होती है नॉर्मली भी, अगर आप देखें कोविड में ज्यादातर लोगों को घर में ही इलाज होते हैं,
आई थिंक वो एक घबराहट जो हम एक वो पैनिक मोड में जो आ जाते हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ तो बस मुझे इतनी सारी दवाइयाँ खानी है, मुझे ये चीज करना है, उससे वो चीज जो है वो ज्यादा खतरनाक है लोगों के लिए और बच्चों के लिए। ये बहुत राहत की बात है जो आपने बताई कि बच्चों को इन्फेक्शन तो हो सकता है लेकिन बहुत गंभीर नहीं होंगे, माइल्ड होंगे और घर पर ही उनका इलाज हो सकता है। जाहिर सी बात है कि बच्चे घर पर रहेंगे, घर पर इलाज संभव होगा तो माँ बाप उनकी देखभाल कर पाएंगे, ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। मैं जो कई जगहों पे पढ़ रहा था उसमें ये कहते हैं कि ये एक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और बताते हैं कि बच्चे जो हैं इससे भी प्रभावित हो रहे हैं और कई लोग जो है इसको जोड़ते हैं कोरोना के साथ भी। डॉक्टर सारिका गुप्ता, आपसे जानना चाहूंगा कि ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या है और किस तरह से, क्या कोई संबंध इसका कोरोना से भी है? अगर मैं मेडिकल लैंग्वेज में बात करूं तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बेसिकली एक तरह का बैक्टीरिया होता है स्टेफाइलोकोकस, उसके इन्फेक्शन की ये कॉम्प्लिकेशन होती है। स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। सो एज सच टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोरोना से रिलेटेड नहीं है। कोरोना से रिलेटेड जैसा कि डॉक्टर रेनू ने भी बताया कि जो कि यूके में पिम्स वर्ड यूज करते हैं, हमारे यहाँ उसको कहते हैं MISC, मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिस्टेमिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद कोरोना वायरस, MISC। सो वो चीज कोरोना के साथ एसोसिएटेड है। सो बेसिकली जैसे कि फर्स्ट वेव में था कि बच्चे कम मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कि बच्चों का परसेंटेज जो है इन्फेक्शन का 12% है इंडिया में। पहली वेव में अगर 10 लोग इन्फेक्ट हुए कोविड से, एक उदाहरण दे रही हूँ, तो उसका 12% अगर हम निकालें 10 का, बहुत ही कम आया, बच्चे बहुत कम इन्फेक्ट। सेकेंड वेव एक उदाहरण देते हुए अगर मैं कहूँ कि 1000 लोग इन्फेक्ट हुए तो उसका 12%, तो अगर आप नंबर देखेंगे तो बच्चों का नंबर बढ़ गया पर परसेंटेज सेम रहा। थर्ड वेव जहाँ की हमें लग रहा है कि सेकेंड वेव से ज्यादा एडल्ट इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ये 1000 था, हो सकता है 1 लाख। सो 1 लाख पे 12% मतलब 12,000 बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं, नंबर बढ़ गया, परसेंटेज लेकिन सेम है। और उस 12% में से भी 85% बच्चे जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। उसके बाद 15% में माइल्ड इन्फेक्शन होता है, 5% में सिर्फ सीवियर इन्फेक्शन होता है। और जो ये MISC है वो एक लेट कॉम्प्लिकेशन है कोरोना वायरस की, मतलब एडल्ट में तुरंत से कोरोना का इफेक्ट आ गया तो हमें बहुत सारे एडल्ट सीवियर डिजीज के दिखते हैं, बच्चों में वो इफेक्ट थोड़ा बाद में 1-2 महीने के बाद आके दिखता है, तो वो MISC होता है, पर वो लेस देन 1% चिल्ड्रन में ही होता है और उस 1% का 10% ही एडमिट होंगे। सो उतना पैनिक नहीं होना है बच्चों के लिए, पर हाँ तैयारी करके रखने में कोई हर्ज नहीं है वही उस परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि अगर थर्ड वेव में एडल्ट्स का परसेंटेज बढ़ा तो 12% के हिसाब से बच्चों का भी नंबर बढ़ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात जानकारी दी आपने। एक तो ये कि सिर्फ 12% बच्चे ही जो है वो प्रभावित हुए हैं अभी तक, 2 वेव्स के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो उनका डेटा एनालिसिस किया गया है उसमें, और ये भी एक राहत की बात है। लेकिन जब थर्ड वेव की चर्चा होती है तो कई बार जो चूंकि सेकेंड वेव बहुत भयानक तौर पर आया और लोग कहते ये हैं कि ये म्यूटेशन से जो नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं वो कई बार खतरनाक होने लगे हैं। एक अभी थोड़ी दिनों से यहाँ चर्चा हो रही है, एक नेपाल से शुरू हुआ है, इसलिए उसको नेपाली वर्जन भी कहा जा रहा है, कुछ लोग माउंटेन वर्जन कह रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि वो ज़्यादा खतरनाक है और वो उसमें कई स्ट्रेन का जो है वो म्यूटेशन हो चुका है। तो जो अगर ये स्थिति बनती है, अगर कोई नया वेरिएंट आ जाता है, तो डॉक्टर रेणु जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो भारत में जिसको कहते हैं पेडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, PMIS, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या ये और ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है? 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि अब हम इनको नेपाल या इंडियन या यूके वेरिएंट ना कह के अब इनके नाम अल्फा, बीटा, थीटा हो गए हैं। हाँ बिल्कुल। पर ये है कि कोई भी वेरिएशन अगर होता है तो वो ज्यादा रिस्क है उससे इन्फेक्शन का। तो अभी एग्जांपल लीजिए, इंडिया में एक टिपिकल, पर वैक्सीन से कुछ प्रोटेक्शन मिलेगा इसमें, जैसे
जिन जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे उनको दोनों डोजेस दी थी, तो उन सबको माइल्ड होके रह गया, भले ही वो वेरिएंट था। तो ये कि हर बार ये जब बदलता है अपना रूप, तो ये ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका हथियार हमारे पास वैक्सीन ही है, एक तो ये। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, ये हम इसको पिम्स बोलते हैं, MISC इंडिया और अमेरिका की टर्म्स हैं, बट बेसिकली ये लेट कॉम्प्लिकेशन होता है 4 हफ्ते 6 हफ्ते बाद। और उसमें जो हमें एसोसिएशन मिली है कि जब सेकेंड वेव में हमारे जो बच्चे थे इन्फेक्ट हुए थे, उनमें नंबर ऑफ इन्फेक्शंस बढ़े थे, नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशंस भी बढ़े थे, लेकिन मोर्टेलिटी नहीं बढ़ी थी हमारी। तो आपने देखा होगा इसमें जो वेरिएंट है इसमें, और ना हमने ज्यादातर, जैसे हम बड़ों में कहते हैं कि उनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो, डायबिटीज हो या कोई हार्ट कंडीशन या रेस्पिरेटरी कंडीशन, उनको ही ज्यादा रिस्क है। बच्चों में हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। जो पिम्स से एडमिटेड हुए उनमें हमें कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं मिली। दूसरा, यूके की जो हमारे पेशेंट्स है सारे, हम आजकल इनको रिपोर्टिंग होती है नेशनली, अगर मेरे हॉस्पिटल में कोई बच्चा आएगा तो हमें उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो उनपे अभी बल्कि डेटा भी पब्लिश हुआ है। तो उसमें हमारे जो एशियन बच्चे थे या जो ब्लैक एथनिसिटी के बच्चे थे, उनमें ज्यादा चांसेस थे। तो इंडिया में आई थिंक रिलेटिवली ज्यादा होंगे, बिकॉज एथनिक जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। पर उसमें ऐसा नहीं कि मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी बढ़ेगी, तो डेथ्स नहीं इतनी होनी चाहिए, पर एडमिशंस हो सकता है रिलेटिवली ज्यादा नंबर हमें दिखे। लेकिन और वेरिएंट के साथ जी, मैं द लैंसेट की एक रिपोर्ट देख रहा था, उसके हिसाब से ये जो PIMS है उससे ब्रिटेन में 14 साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी। तो हाँ जी, हमारे एडमिशन पर आप ये देखिए, अगर इंटेंसिव केयर में कोई बच्चा एडमिट होता है, अब एडल्ट्स में तो कोविड के जो बताते हैं, जो हमारे पास डेटा है कि 2 लोग अगर एडमिट हुए, वेंटिलेट हुए, उनमें से 1 बचता है, तो चांसेस कम है। पर बच्चों में हमारे जो एडमिट हुए हैं इंटेंसिव केयर में, तो 5 में से 4 को कोई दिक्कत नहीं आई है। तो इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन होता है, उसमें क्या, हार्ट की जो आर्टरी, ब्लड, आपने नाम सुना होगा, कोरोनरी आर्टरी होती है जो कि आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। उसमें क्या होता है, पिम्स में वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसमें डायलिटेशन होने की वजह से ब्लड को सप्लाई नहीं पहुंच पाने की वजह से उसमें कार्डिक कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ होती है। तो वो तो आप सोचिए कि जैसे कावासाकी है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इन सब में डेथ्स तो ज्यादातर कार्डिक ही होती है, पर उनको आप इस तरह से नहीं प्रेजेंट करते जैसे इसका जो नेगेटिव वो एक इंफॉर्मेशन जा रही है लोगों को। पर इसमें हो सकती है डेथ्स, मैं ये नहीं कह रही, पर फिर भी आप सोचिए हैंडफुल ऑफ डेथ्स, मतलब 5-6 डेथ हुई होंगी पूरे उसमें। पर ये 9 साल से ज्यादा में मिला है, लड़कों में ज्यादा मिला है, और हमारे यहाँ पे एशियन पॉपुलेशन में ज्यादा मिला है। तो अभी उसका कारण क्या है ये हम नहीं पता कर पा रहे हैं, बट दैट इज समथिंग जो हम रिसर्च करना चाहेंगे इस बात पे। निश्चित तौर पे रिसर्च के लिए का एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, क्योंकि हमने फर्स्ट वेव में देखा कि बाहर में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों में ज़्यादा मौत हो रही थी, भारत में कम। और इस बार हमने देखा कि भारत में मौतें भी ज़्यादा हुई, ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड भी हुए। तो जाहिर सी बात है, कोरोना को अभी और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और ठीक उसी तरह से बच्चों पर क्या इम्पैक्ट होगा उसको भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन मैं डॉक्टर सारिका गुप्ता जी से एक बात सवाल पूछना चाहूँगा कि कुछ रिपोर्ट्स देखी मैंने, पता नहीं वो कंफर्म है या नहीं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स बता रहा हूँ कि कई बार जो है नवजात बच्चे जन्म के तुरंत बाद जब जांच की गई तो बच्चों में जो है वो कोरोना मिला, उसके जो कुछ सबूत मिले, ऐसा न्यूज़पेपर्स में छपा है। मैं नहीं जानता कि ये सही है या नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? और ऐसी स्थिति में वो कितना संकट बच्चे पर आ सकता है? अगर हम न्यूबॉर्न्स की बात करें तो बहुत ही कम प्रतिशत है उन बच्चों का जो कि बर्थ के बाद पॉजिटिव है, क्योंकि एज सच माँ से बच्चे को ट्रांसफर अब का कोई एविडेंस नहीं है थ्रू प्लेसेंटा। पर ये हो सकता है कि बच्चा जब न्यूबॉर्न को घर के और लोगों ने लिया, घर में कोई और पॉजिटिव रहा, उसकी वजह से न्यूबॉर्न जो बच्चा था वो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होना एक बात है, पर न्यूबॉर्न्स में एज सच कोरोना से कोई भी नुकसान नवजात शिशुओं को नहीं हुआ है। नवजात शिशुओं के लिए हम एश्योर हो सकते हैं कि हाँ, उन्हें कोई परेशानी कोरोना से नहीं हुई। पर अगर माँ जो है वो, उसको कोरोना हो और उस वक्त बच्चे का जन्म हो, तब कितने चांसेस होते हैं कि वो बच्चा जो है वो भी संक्रमित हो जाए?
बहुत कम चांसेस है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जितने भी जो एविडेंस है वो यही बताते हैं कि माँ से मतलब थ्रू प्लेसेंटा ट्रांसमिशन बहुत ही रेयर है, बहुत कम है। बहुत कम है, होने की आशंका है। डॉक्टर रेणु बहुत ही जैन कम। के साथ हमारा लिंक टूट गया है, तो इसलिए मैं एक सवाल आपके सामने और रखता हूँ कि अगर मान लें कि कुछ बच्चों को ही सही भारत में थर्ड वेव आता है और उस समय सुरक्षित रखने की ज़रूरत होती है, तो क्या उपाय करने होंगे? सो जो एजम्पशन चल रहा है कि थर्ड वेव आएगी, बच्चे ज्यादा इफेक्ट होंगे, सो जैसा कि मैंने वो आपको परसेंटेज के एग्जांपल से बताया था, तो क्यों ऐसा लग रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट होंगे। सो उसके लिए प्रिपरेशन हर लेवल पे हो रही है, गवर्नमेंट लेवल पे भी प्रिपरेशन हो रही है। हम लोग ने अपने इंडिया में बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस जैसे एम्स है, संजय गांधी पीजीआई, चंडीगढ़ पीजीआई, वहाँ और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर एक मॉड्यूल बनाया हुआ है। और हम लोग बच्चों को कैसे ट्रीट करना है वो पीआईसी ट्रेनिंग ऑल ओवर इंडिया दी जा रही है। सो वो तो हो गई गवर्नमेंट लेवल पे ट्रेनिंग। और रिगार्डिंग की घर के लेवल पे माता पिता बच्चों के लिए क्या करें, तो जैसा कि अभी तक करते आए हैं, मास्क बिहेवियर एंड सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि कोरोना वायरस जिसके की उत्पत्ति के लिए अभी भी शक है कि ये नॉर्मल है या आर्टिफिशियल लैब में बना हुआ। जो मेन स्ट्रेन वुहान स्ट्रेन, मैं तो यही कहूंगी मोस्ट डेंजरस स्ट्रेन इज वुहान स्ट्रेन, क्योंकि वही रूट कॉज है। सो अभी तो यही नहीं पता है कि इट इज नेचुरल और मैन मेड वायरस। सो तब तक हमें वही मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग इसी को ही फॉलो करना होगा। और एक, हाँ बस एक चीज और रिगार्डिंग MISC, मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों में ऐसा जो एक तुरंत से बच्चों को कोरोना से कोई परेशानी नहीं होती, पर जो 1-2 महीने बाद जो MISC से परेशानी होती, तो अगर कोई भी बच्चा इस कोरोना पेंडेमिक में बुखार के साथ डायरिया या पेट में दर्द या उल्टी या शरीर पे चकत्ते, आंखों में लालीपन, हाथ पैर में सूजन उसके साथ अगर आ रहा है, सो MISC को रूल आउट करना बहुत जरूरी, क्योंकि MISC अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ सो उसको बचाया जा सकता है। देर हुआ तो जैसा डॉक्टर रेणु ने बताया था कि कोरोनरी आर्टरी अगर इन्वॉल्व हो गई, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो वहां पे मृत्यु बढ़ सकती है। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि कोरोना जब उनको संक्रमण होता है उस समय नहीं, बल्कि 1 महीने के बाद जब ये दूसरा संकट शुरू होता है, तब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और बचाने की ज़रूरत है। और एक बात जो आपने कही कि मास्क और सोशल डिस्टेंस ये दोनों ज़रूरी है, तो मैं अपने अनुभवों से कह सकता हूँ कि इसमें हमारे यहाँ तो इसके लिए कोई जगह है नहीं। वो खुद ही नहीं पहनते, बड़े नहीं पहनते, तो बच्चे को क्या पहनाएंगे। इसलिए हम तो इसमें विश्वास करते हैं कि जब तक दूसरे के कंधे पर अपना सिर नहीं रख दें, तब तक जो है बस इतना ही सोशल डिस्टेंसिंग है हमारी। और मास्क जो है, पुलिस वाले दिख जाए, लगे कि डंडा पड़ने वाला है, तो भले ही ऊपर कर लें, वरना अगर लगाते भी हैं तो वो गले को और उसके नीचे के हिस्से को, मुंह के नीचे के हिस्से को ढकने के लिए होता है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर रेणु जैनर आपसे कि जो जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, कोरोना में म्यूटेशन हो रहा है, उसको देखते हुए आप बच्चों को और उनके माता-पिता को क्या सलाह देंगी कि किस तरह से वो अ, अपने बच्चों को कुछ सलाह जो है वो डॉक्टर सारिका ने दिया, कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे उनको संकट से बचा करके रखें, और ख़ास तौर पे तब जब माता-पिता दोनों या उनमें से कोई एक संक्रमित हो जाए, क्योंकि होम आइसोलेशन ही इस समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए संभव होता है। और बच्चा अगर छोटा है तो वो संक्रमित माता-पिता से अलग रहने के लिए तैयार नहीं होता है। तो कैसे उसको निपटें, कैसे सुरक्षित रखें? एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चे जो है प्रोटेक्टेड हैं, वो हमारे लिए एडवांटेज है। आई थिंक पॉजिटिव सोचेंगे तो वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आप जो बता रहे हैं वो एक रिस्क बहुत हाई है। अगर हम मॉडलिंग गलत करेंगे बच्चों के लिए, अगर हम मास्क पहनेंगे, सही तरीके से पहनेंगे, तो बच्चे भी प्रोटेक्टेड है। क्योंकि इन्फेक्शंस ये इतना है कि अगर फैमिली में एक को हुआ तो सबको होगा, बहुत मुश्किल है उसे बचाना। पर आप औरों को इन्फेक्शन से रोक सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी क्लिनिक में 4 साल से अगर बच्चे की एज ज़्यादा है, मैं उनको मास्क सप्लाई करती हूँ अगर उनके पास नहीं है। और वो अगर देखते हैं कि डॉक्टर ने पहना हुआ है, मदर ने पहना, तो बच्चा भी पहनेगा। तीसरा ये है कि अभी हम लोग की वैक्सीन की ट्रायल्स चल रही हैं यूके में, हमारी जुलाई में रिजल्ट्स आ जाएंगे और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं।
जब वैक्सीन अवेलेबल अमेरिका में, तो आपको पता होगा कि 12 साल के ऑनवर्ड्स हम देने लग गए हैं। जब वैक्सीन मिले तो प्लीज लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक मॉडलिंग है। अगर हमारे पेरेंट्स ले रहे हैं वैक्सीन, बच्चों के पेरेंट्स लेंगे तो बच्चे भी लेंगे। बट अगर हम मॉडलिंग, हम इसको बोलते हैं बच्चों में, पेरेंट्स क्या मॉडलिंग कर रहे हैं बच्चों को, वो कहते हैं ना कि बच्चा वो नहीं सीखेगा जो आप उसे कह रहे हैं, बच्चा वो नहीं कॉपी करेगा, पर आप जो कर रहे हैं वो जरूर कॉपी करेगा। तो आप अगर सही आपका बिहेवियर रहेगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रहेगा, सही ट्रीटमेंट रहेगा, आप पैनिक नहीं करेंगे, एंजाइटी मैनेज करेंगे, तो बच्चे भी वैसे ही मैनेज करेंगे। तो यही मेरी सलाह रहेगी। मैं, आपने जिक्र किया, मैं उसको थोड़ा और क्लैरिटी के लिए एक बार सवाल के तौर पर पूछ लेता हूँ। क्या बच्चों के लिए कोई वैक्सीन आ गया है, या जिसको आपने बताया कि अमेरिका में दिया जा रहा है, और बाकी जगहों पे वो कब तक आ सकता है? फाइजर वैक्सीन जो है अमेरिका में, उसको अप्रूवल मिल गई है 12 इयर्स ऑनवर्ड्स, तो वहाँ पे लगने शुरू हो गए। अगर आप 12 साल से 18 साल की एज ब्रैकेट में हैं, बच्चों को वहाँ पे वैक्सीन दे रहे हैं। यूके में जो हमारा ये जो ऑक्सफोर्ड जेनिका हम इसको बोलते हैं, आप कोविशील्ड बोलते हैं, जो ऑक्सफोर्ड में ट्रायल हुआ था, उसके हमारे जो स्टडीज हैं वो 5 साल ऑनवर्ड्स के बच्चे के से 18 साल के में ट्रायल चल रहा है, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुलाई में आ जाएंगे। तो बिकॉज हमारी थर्ड वेव सितंबर में एक्सपेक्टेड है, और हम चाह रहे हैं कि पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो और बच्चे भी वैक्सीनेट हो जाएं। तो ये कि हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, तो हम वी कैन कैरी ऑन। जो हमारा अभी, जैसे हम लोग, आपको पता चला होगा कि हम लोग बंद थे, पूरा लॉकडाउन में था, दिसंबर एंड अर्ली जनवरी से लेके अभी अप्रैल में थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ है, और अब जून एंड में पूरी तरह खुलेगा। और हमें अभी ये जो इंस्ट्रक्शंस मिले हॉस्पिटल से कि हम सितंबर की, हम बिल्कुल चिंता न करें, हम नॉर्मली जो क्लिनिक्स करते थे, नॉर्मली जो हॉस्पिटल एक्टिविटी थी, हम वैसे ही कैरी ऑन करेंगे। अभी हमें कोई ऐसी गाइडेंस नहीं है, बिकॉज हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि हमारे यहाँ डेथ्स और बढ़नी चाहिए या दोबारा कोई परेशानी होनी चाहिए। बहुत अच्छी सूचना दी आपने कि बच्चों के लिए वैक्सीन एक तो आ गया है, अमेरिका में उसका उपयोग भी शुरू हो गया, और ब्रिटेन में भी आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोविशील्ड का कोई वर्जन होगा तो वो भारत में भी बन ही जाएगा और मिल जाएगा। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ बहुत संकट दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इसको करें। प्रोग्राम को ख़त्म करने का समय आ गया है, इसलिए डॉक्टर रेणु जैनर और डॉक्टर सारिका गुप्ता, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं। और चलते चलते मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से सूचित कर दूं कि कोरोना पर जो हमारी किताब आई है, जिसके लेखकों में डॉक्टर जैनर और डॉक्टर गुप्ता दोनों शामिल हैं, इस पर बच्चों के लिए एक चैप्टर है। इसमें खास तौर पे बताया गया है कि बच्चों में किस तरह का संकट हो सकता है और बच्चों का बचाव किस तरह से कर सकते हैं। ये किताब जो है, आप अगर चाहें तो आप नामिया प्रेस के वेबसाइट से खरीद सकते हैं, या फिर अमेज़न से खरीद सकते हैं, गूगल बुक से खरीद सकते हैं, उसके अलावा स्कॉलर से खरीद सकते हैं। बहुत सारे जो ऑनलाइन बुक सेलर्स हैं, उनके यहाँ ये मौजूद है। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम को हम यहीं ख़त्म करते हैं, ये बताते हुए कि दो जो विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं आज, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये दी है कि थर्ड वेव में बच्चे कुछ ज़्यादा संकट में आएंगे। इसका कोई आंकड़ा अभी तक नहीं है, और इसलिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे आपको थर्ड वेव के लिए तैयार रहना और सावधान रहना है, वैसे ही बच्चों को भी तैयार रखना है और सावधान रखना है। मास्क और 2 गज की दूरी या 2 मीटर की दूरी जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। हैंड हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है, जैसे अपना हाथ धोते हैं, बच्चों का भी हाथ धुलाते रहिए। लेकिन इससे चिंतित मत होइए कि बच्चों पर जो है कोई बहुत बड़ा गंभीर संकट आने वाला है। एक और अच्छी खबर आपने सुन ली कि अमेरिका में 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को जो है वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया है, और ब्रिटेन में भी आने वाला है। उम्मीद है कि भारत में भी आ जाएगा और बच्चे और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। जल्दी ही हम एक नए विषय पर बातचीत के लिए आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।